बी विद द बीकॉन श्रृंखला में साहित्य सामाजिक कार्य क्षेत्र के जाने मानी हस्तियों से हम मिलते हैं और आज हमारे साथ एक प्रसिद्ध विद्वान लेखिका और साहित्यकार डॉक्टर मुक्ता उपस्थित हैं और वे हमारे साथ जुड़ी हैं बनारस से। डॉक्टर मुक्ता एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं जिनकी 20 पुस्तकें प्रकाशित हैं इस समय और भी काम कर रही हैं, जिनमें कविता, कहानियां, निबंध, जीवनियां और संपादित पुस्तकें शामिल है। उनके कार्य का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अकादमिक पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है उनको। एनसीईआरटी के सिलेबस में उनके कविताएं और कहानियां पढ़ी जाती है। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, सिंधु देवी रथ पुरस्कार और राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान सहित कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुका है। उन्होंने विश्व स्तर पर भी साहित्यिक चर्चाओं में भाग लिया है और बहुत वे भ्रमण करती हैं और बहुत सारे जगहों में विदेश यात्रा वे करती रहती हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें हमने ये उन्होंने अपना समय निकाला है यहाँ पर, वो बनारस में है। तो मुक्ता जी आपका स्वागत है। स्क्रीन पे मुक्ता जी होंगी अभी। धन्यवाद अनन्या जी। तो सबसे पहले रामकृष्ण मिशन से आपको नमस्कार। हमारे कई सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वे भी आपसे कुछ न कुछ बातें करेंगे और फिलहाल चर्चा का जो विषय है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि रामकृष्ण मिशन के साथ आपका क्या संबंध रहा है। एक बड़ा ही रोचक ये है आपके जीवन में जो आप सिस्टर निवेदिता कल्चरल सेंटर में पहुंची दार्जिलिंग में, उसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बातचीत, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। जी अनन्या जी, रामकृष्ण परमहंस पर मेरी बहुत बचपन से श्रद्धा थी। मुझे याद है मेरे पिताजी के कमरे में जो चित्र हुआ करते थे उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चित्र, वो पिताजी मेरे हनुमान जी के भक्त थे, तो हनुमान जी का चित्र और राम दरबार का चित्र, और उसके बाद जो एकमात्र चित्र था वो रामकृष्ण परमहंस का। अच्छा। और रामकृष्ण परमहंस का की वो मुद्रा जिसमें वो शून्य की मुद्रा, ये मुद्रा थी उनकी। जी जी। तो हमने बहुत बचपन में ही अपने पापा से प्रश्न किया था कि ये जो मुद्रा है इसका अर्थ क्या है, और पापा ने पूरा उसको एक्सप्लेन किया था। अच्छा। और उसके बाद से हम मतलब बराबर जहां भी मुझे मौका मिला, दक्षिणेश्वर की यात्रा तो मैंने अनगिनत बार की है। मैं उस समय दक्षिणेश्वर गई थी जब बिल्कुल वो अपने प्राकृतिक रूप में था, जब वहां यहाँ दुकानें वगैरह नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लगता था मतलब कि प्रकृति के सानिध्य में है। आज जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो पहले वाला वातावरण मुझे ज्यादा रम्य लगता था। तो इस तरह से मैंने पूरी जीवनी रामकृष्ण परमहंस की पूरी जितने खंड हैं सब उनके जीवनी के खंड पढ़े, और उसमें विवेकानंद से जो उनके संवाद होते थे उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगती थी कि अगर किसी को मैं मानती हूँ कि वो सच में जो एक अध्यात्म और जो हम लोग आज जिस धर्म की बात करते हैं उस धर्म का अगर संपूर्ण एक रूप देखना हो तो वो रामकृष्ण परमहंस में मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने हर धर्म की साधना की, हर धर्म की साधना करने के बाद, और वो उन्होंने अंत में जो उसका निष्कर्ष निकलता था, चाहे वो ईसाई धर्म की तरफ भी गए, मोहम्मद साहब की भी उन्होंने, और जब 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 जो उन्होंने साधनाएं की वो दूसरे धर्म को बिल्कुल जो कि आचार को बिल्कुल भूल के उसी में रम के उन्होंने की थी। और बाद में उन्होंने देखा कि ईश्वर तो एक ही है,
उन्होंने जो अपने निष्कर्ष का वो है, तो ये अगर हम आज उनको समझना चाहते हैं कि हमारा ये धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तो हम सांप्रदायिकता को भूल जाएंगे। हमें जी, समझ में आ जाएगा कि हमारा देश जो है वो किस तरह से कितना समृद्ध देश है, और जो यहाँ की जो हमारी जो गुरुओं की वाणी है, और खासतौर से रामकृष्ण परमहंस का, अगर हम उस पथ पर उनको जो उन्होंने पथ दिखाया उस पथ पर चलें, तो वास्तव में वही पथ है, और वही जीवन दर्शन। पूरा जीवन अगर समझना हो तो रामकृष्ण परमहंस का ही मुझे लगता है। तो मैं, और इस तरह आपने जो बताया, मैं दार्जिलिंग गई थी और मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैंने वैसे सिस्टर निवेदिता की जीवनी भी पढ़ी थी, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बारे में भी पढ़ा था सब, लेकिन जब मैं दार्जिलिंग गई तो इतनी थकान में मैं भूल चुकी थी कि यहाँ तो सिस्टर निवेदिता का घर है। और अचानक वो मुझे चाय बागान ले जा रहे थे टैक्सी से, क्योंकि वो पैकेज होता है तो उनके सेट पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें कहीं सिस्टर निवेदिता का घर नहीं था, मुझे हुँ, मालूम भी नहीं था। मेरे दिमाग से वो बात, इतनी थकान थी और ठंड हो रही थी कि मैं भूल चुकी थी। अचानक मैंने सिस्टर निवेदिता के घर के सामने देखा, मेरी टैक्सी जो है बिल्कुल वहां पहुंच गई, और मैंने कहा मुझे अब कहीं नहीं जाना, यहीं बिल्कुल मोड़ लो ऊपर, थोड़ा जहाँ है वो ऊपर टर्निंग पॉइंट, थोड़ा हिल की ओर है वो घर, जी, बहुत जी। खूबसूरत। और मैं जैसे लगा कि एक पुकार है जो मेरे लिए ही थी, और मैं वहां पर पहुंच गई। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि वो वहां पर जाके मैंने पूरा वहां का दर्शन किया, और सिस्टर निवेदिता और शारदा माँ के वो दुर्लभ चित्र जो वहां पर टंगे हैं, वो सब हाँ, देखे। तब तो है वो ही। किस तरह काम करती थी वो देखा, उनका टाइपराइटर, उनका कमरा, और मैं अभिभूत थी। फिर मैं गई, तब तो मैं मुझे फिर से मैंने पूरी उनकी फिर से सिस्टर निवेदिता की जीवनी पढ़ी, और फिर दोबारा भी मैं गई वहां पर। तो इस तरह से मेरा एक जुड़ाव बना रहा है। हाँ, तो आगे तो आपकी जो लेखनी है उसमें एक ख़ास बात ये है कि अगर आप कहानियाँ भी लिखती लिखती हैं तो मानो लगता है कि जैसे कि एक कविता ही हो। मेरी पुस्तकें हैं, मैंने आपको भेजा भी था। हाँ, मेरे कविता संग्रह शब्द बहुरूपी हो गए, हुँ, हुँ। और प्रेम खुदे हुए शब्द तो नहीं, 4 मेरे कविता संग्रह हैं। तो अच्छा, ये उसके नाम जो हैं वो ये हैं, और जाने क्यों बार-बार मेरे कविता संग्रह का नाम है। अभी जो मेरा नया संग्रह आया, शब्द बहुरूपी हो गए हैं। तो अच्छा। और मेरे कहानी संग्रह जो हैं वो 9 कहानी संग्रह हैं। जी। तो इस तरह से जो अभी बिल्कुल नया जो मेरा संग्रह है वो भोपू बाजा और उदास लड़की, जिसकी कहानियां बड़ी चर्चित हैं। और कुछ जैसा कि मैंने बताया, मैंगलोर यूनिवर्सिटी में भी मेरी 2 कहानियां पढ़ाई जा रही हैं। जी, जी। एनसीईआरटी में भी हैं मेरी कविताएं जो हैं वो पढ़ाई जा रही हैं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में। तो और मेरा एक पूरा का पूरा संग्रह बांग्ला में है, शोहर जौलछे, हाँ, जो तो सारी अ, उसकी अनुदित हैं, वो सारी कहानियां जो हैं वो बांग्ला पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित हो चुकी थी। पुष्पिता मुखर्जी ने उनका अनुवाद किया था। हुँ, हुँ। तो वो बाद में वो जब 12 कहानियां हो गई, तब फिर एक संग्रह आया उसका, एनी प्रकाशन, वो कलकत्ता पुस्तक मेले में उसका लोकार्पण हुआ। और वहां मैंने देखा कि कलकत्ता में भी लोगों ने मेरी कहानियां बहुत पढ़ी थी और बहुत मुझसे परिचित थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अ, कलकत्ता यही मैं पुस्तक मेले। आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या होता है अक्सर जब कोई भी संग्रह या कोई भी कृति जब अनुवादित होती है तो साहित्य की दृष्टि से उसमें कुछ ना कुछ घट जाता है ऐसा महसूस होता है। लेकिन आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बंगाल के लोगों ने बंगाल तो पढ़ने वालों की जगह है, पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। बंगाल के लोगों ने आपके इस कृति को बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत पसंद किया। तो इसका इसका क्या आप कहना चाहेंगी कि ये अनुवादिका को आप इसका श्रेय देंगी कि ऐसा है कि
हिंदुस्तान का हर दिल एक ही तरह से धड़कता है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी अनुवादिका जो है वो खुद भी वो कहानी लेखिका है, जी। और वो खुद ये कहती हैं कि मैंने आपकी कहानी पढ़ पढ़ कर ही कहानी लिखना शुरू किया। तो अच्छा। ये भी है, और इसलिए भी उनमें वो संवेदना है, और उन्होंने बहुत अच्छे अनुवाद किए हैं। मतलब कहीं भी अनुवाद जो है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे जो मूल कहानी है उससे अलग है। तो और अच्छी सारी ही अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई वो बांग्ला की। इसलिए जब मेरा लोकार्पण हुआ तो लोगों ने बहुत उसका स्वागत किया, और बहुत अच्छा मुझे लगा उस समय कि लोग यहाँ भी मुझे जानते हैं इतनी अच्छी तरह में भी से। और अनुवादित है। वैसे हमारी मेरी कहानियां उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मराठी, गुजराती और पंजाबी, कई भाषाओं में मेरी कहानियों कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। लेकिन बांग्ला में सबसे ज्यादा हुए, तो पूरा संग्रह ही वो फिर बांग्ला में है। तो जो अनुवाद हो जाते हैं वो क्या आपको बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हमने किया है, या आप हाँ, वो स्वीकृत लेते हैं ना वो। हाँ जी। अभी हाल में मराठी की भी एक लेखिका है, उन्होंने मेरी कहानी जन्म दुख का अनुवाद किया, हुँ। और फिर मुझसे उसकी स्वीकृति ली। तो और वो मेरी मेरी कहानी वो मराठी में 2 बार अनुदित हुई। अच्छा। एक बार जो चित्रा मुद्गल ने जो एक संग्रह निकाला था, यौन शोषण पर उनका संग्रह है, उसमें भी उन्होंने मेरी कहानी जन्म दुख ली थी। तो उसके बाद भी वो मराठी में एक ने अनुवाद किया था, और फिर एक लेखिका है, उन्होंने फिर से आग्रह किया कि नहीं, मुझे ये इसी कहानी का अनुवाद करना है। मैंने कहा भी कि तो मराठी में इसका हो चुका है अनुवाद। कहती नहीं, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, मैं इसी का अनुवाद करूंगी। वो प्रकाशित होके फिर उन्होंने मुझे भेजा भी उसका। तो ये आपने अच्छा लगता है। एक पाठक से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपके आपका जो काम है, उसमें जो आप विषय लेती हैं, वो उसमें बहुत विविधता होती है, वैरायटी होती है। आप विषय को कैसे चुनती हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी से चुनती हैं कि कहीं आप इतना जो आप विदेश यात्रा करती हैं, वहीं से लेती हैं, कि आपको प्रेरणा कहाँ से आती है? देखिए, मैं बिल्कुल अपने आस-पास की मेरी पृष्ठभूमि ज़्यादा होती है। मैं जो हुँ, हुँ। देखती हूँ अगल-बगल, और जो अन्याय है, जहाँ पर जो पीड़ा है, जो दुःख है, वो उस मैं उसी को विषय बनाती हूँ, चाहे मेरी कहानी में हो या कविता में हो। हाँ, ये है कि मेरी कहानियों में ये लोगों को जो आलोचक हैं, उन्होंने इसको ज़्यादा खास तौर से करीब करीब काफ़ी बड़े आलोचकों ने मेरे कहानियों पर सभी ने काम किया है, और मुक्ता की सृजन भूमि करके धनंजय सिंह जो बड़े कवि हैं, उन्होंने संपादन किया है, जो मेरे ऊपर किताब है, मुक्ता की सृजन भूमि उसका नाम है। तो उसमें सभी के डॉक्टर शिव कुमार मिश्र से लेकर और जितने भी बड़े-बड़े जितने आलोचक हैं, और उसमें लोगों ने ये ज़रूर उल्लेख उल्लेख किया है कि जो हमारी कहानियों में है कि मैंने संगीतकारों पर बहुत कम लोगों ने कलम चलाई है। लेकिन संगीतकारों की जो पीड़ा है वो मेरी कहानियों में मुखर हुई है। और इसका कारण ये भी है कि ये मेरा संगीत से जुड़ाव बचपन से रहा है। मेरी जो मास्टर्स डिग्री है वो कथक में है, और संगीतकारों के सानिध्य में मैं शुरू से रही हूँ। बचपन में मेरे गुरु थे लखनऊ घराने के पंडित कामता प्रसाद मिश्र जी। तो कथक का भी ले चुकी हैं। हैं? जी? आप कथक कथक का भी ट्रेनिंग ले चुकी हैं, आपने कोई कथक, हाँ, परफ़ॉर्मेंस किया कथक है? में मेरी मास्टर्स डिग्री है, प्रवीण मैंने कथक में किया है। तो इसलिए अच्छा। सारा सानिध्य उन लोगों के बीच में मेरा बहुत समय, और मेरी एक किताब है, कहानी तो है ही है मेरी, चल खुसरो घर आपने, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। जो बनारस की ही एक, जिसकी पृष्ठभूमि में एक बड़ी गायिका बनारस की रही हैं। तो हुँ, वो हुँ, हुँ। उनका नाम मैंने उसमें नहीं दिया है, क्योंकि
नाम देना किसी के उसका निजता के विरुद्ध होता है। तो मैंने उसमें और पूरी कहानी भी नहीं, कल्पना भी होती है, कहानी जो पूरा यथार्थ नहीं, किसी की जीवनी नहीं है वो। तो इस तरह से अभी और ये जो मेरी अभी एक जो हाल में कहानी कठघोड़वा जो वागर्थ में प्रकाशित हुई, बड़ी चर्चा भी उसकी रही। तो वो एक कठघोड़वा जो आप जानते हैं, कठघोड़वा नाच होता है। तो उसके जो नर्तक, लोक नर्तक हैं, उनके ऊपर वो कहानी है, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी पीड़ा है, उस पर वो कहानी है। और मेरी एक किताब है शब्द और लय, जो साक्षात्कार और समीक्षा की किताब है, जिसमें भीष्म साहनी, डॉक्टर रामविलास शर्मा से लेकर करीब करीब बहुत से लेखकों के साहित्यकार हैं जिनसे मैं मिली हूँ, और उनके साहित्यकार हैं। साथ में उनमें संगीतकारों के भी साक्षात्कार हैं, जिसमें उमा शर्मा, शोभना नारायण, किशन महाराज, सब जिनसे मैं मिली उन सब के साक्षात्कार हैं। तो और साथ में जैसे आपको पता है मैं फिल्म मेकर भी हूँ, मैंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, और जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो कमीशन्ड फिल्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रेट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मैंने बनाई थी। तो वो फिल्म जो है वो, और उसके बाद अभी डॉक्टर विद्या निवास मिश्र पर डीडी भारती के लिए मैंने चितवन की छां फिल्म बनाई। इसके अलावा बहुत से सोशल जो सामाजिक मुद्दे थे, मानसिक विकलांग बच्चों पर, आदिवासियों पर, इस तरह 11 फिल्मों जो हैं वो मैंने दूरदर्शन के लिए बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जिसमें सबसे चर्चित हमारी सिलवासा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो आज भी माना जाता है कि वो अपने ढंग की अकेली फिल्म है। चितवन की छां, ये सब है। तो उसमें उसी दौरान मैंने फिल्म फेस्टिवल कवर किया था, जिसमें मैंने अमोल पालेकर का इंटरव्यू किया था। तो मेरे वो शब्द और लय में वो भी है। तो इस तरह विविधता है। आपने जो पूछा मेरी कहानियों में विविधता क्यों है, क्योंकि मैंने विविध क्षेत्रों में काम किया है, तो वो विविधता मेरी कहानी में दिखाई देती है। हाँ तो जी। क्या चीज आप जब एक काम से लेकर के दूसरे काम में आप शिफ्ट होती हैं, जब आपको लगता है कि हाँ चलो ये हो गया काफी, अब आगे ये करते हैं, ऐसा होता है कि कभी आपको मतलब आप खुद को क्या कहलाना चाहेंगी? फिल्म मेकर, कहानीकार, साहित्यकार? तो अच्छा, साहित्य में तो सब कुछ आ जाता है। साहित्यकार हूँ और फिर कहानीकार हूँ, क्योंकि कहानियों में मेरा ये क्या कि लोकप्रियता ज्यादा कहानियों को मिली है। वैसे मैं तो बचपन, शुरुआत मेरी कविता से हुई है। मैंने जो बचपन में सबसे पहला जो लिखा वो कविताएं लिखी थी बचपन में। अच्छा, और हाँ, सुनाएंगे और आप? कविताएं तो फिर चलती रहती हैं। कविता में ये है कि अपने निजी दुख भी सामने आते हैं, निजी दुख चलते शुरू हैं। की कविताओं से, उन कविताओं में से कुछ सुनाइए। वो छपे थे क्या? जी, हाँ, वो छप गए हैं, दिख रहा है आपके हाथों में। मेरा तो नया संस्करण जो है, मैं इसी शब्द बहुरूपी हो गए कि एक कविता सुना देती हूँ। एकदम ये खिलते कविता हुए। हाँ, शब्द बहुरूपी हो गए, इस किताब का, ये किताब का जी, नाम है, किताब है मेरी औरत। इसका शीर्षक है इस कविता का औरत। औरत देखने लगी है सपने विराट समय के। औरत देखने लगी है सपने विराट समय के। समय जो औरत के आंसुओं को आंसू रहने दे, आंसू को मोती में न बदले। समय जो औरत की हंसी को हंसी रहने दे, हंसी को हीरे की कनी में न बदले। समय जो औरत को बेदखल न करे उसकी आवाज से। आवाज के माध्यम से औरत सुनना चाहती है पृथ्वी के अंकुरण का संगीत। आवाज के माध्यम से औरत सुनना चाहती है पृथ्वी के अंकुरण का संगीत। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये क्या होता है जब
महिलाओं पर कोई भी कविता होती है उसमें एक नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, लेकिन आपकी कविताओं में सकारात्मक चीजें ज्यादा है, क्योंकि दुखों के बारे में तो कई सारे बातें होती ही रहती हैं, लेकिन महिलाएं आजकल बहुत कुछ कर रही हैं, तो इस तरह से आपके काम में हमें वो सकारात्मक चीजें देखने को मिलती है। हाँ, जो हम बात हो रही थी संगीतकारों का, जो आपने साक्षात्कार लिया, उन पर जो आपने पुस्तक लिखे, तो इसके लिए कोई भी विषय आप जब लेते हैं तो उस पर क्या महारत होना जरूरी है? आपको क्या लगता है? मतलब एक संगीतकार हो तो ही या फिर एक गायिका हो तो ही वे उनका सही से नहीं, न्याय कर ऐसा है, पाएंगे इसके साथ? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, महारत होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि आप किस बिंदु को छू रही हैं, ये है। अच्छा। आप अगर किसी ऐसे बिंदु को छू रही हैं, जैसे मैंने किशन महाराज से बात की थी, तो मुझे पता ये था कि बनारस घराना जो है उसकी अलग विशेषताएं हैं, है ना, और और जो अन्य घराने हैं उनकी अलग विशेषता है। तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने पहले मालूम था मुझे, तो मैंने अपने को फोकस किया बनारस घराने पर और बनारस बाज की विशेषताएं। बनारस का जो मतलब तरीका है उसे बनारस बाज कहते हैं, जो यहाँ अच्छा। बजाया जाता है। ये यहाँ का बनारसी बनारसी शब्द है। हाँ। तो इससे चूंकि मैं बनारस की हूँ तो इसलिए भी मुझे आसानी हुई कि बन और किशन महाराज तो पक्के बनारसी, वो तो बोलने में भी वो बनारसी उनपन उनका झलकता था, उनके पूरे अपने जीवन में बनारसीपन झलकता था। तो इसलिए थोड़ा सा अगर उस माहौल में अगर आदमी उतरे तो खुलता है। आप जान बिल्कुल। समझ रही हैं ना, आदमी अगर बहुत जैसे आप मुझसे बात कर रही हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं खुल के बात कर रही हूँ, तो ये जो हाँ हाँ, बड़ा तो ये संवाद तभी बनता है जब आप की एक ऊर्जा जो आप आदान प्रदान ऊर्जा का होता है तभी बनता है। तो उसी ऊर्जा की बात है और कुछ नहीं, बस ये है। मैम फोन को थोड़ा और ठीक करेंगे। फोन थोड़ा जरा सा फोन आपका वो चेहरा कट रहा है। अच्छा, चेहरा का हाँ हाँ हाँ, अब सही है, अब सही है। तो हम ये वो ऊपर रख लेते, इसको भी ऊपर बताइए। अभी आप बचपन से आपने आपने कहा कि सबसे पहले जो आपने लिखना शुरू किया, कविताओं से लिखना शुरू किया, तो ये तो आप जो आपने कविता सुनाई ये तो हाल हाल की है। तो बचपन में जो आपने लिखा था जिस पर शायद आप फिर से उसको मुड़कर देखें तो थोड़ा-सा मुस्कुराहट आ जाए आपके चेहरे पर, ऐसा कुछ? क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बाद में लगता है कि ये बचकाना है और कभी-कभी बहुत मीठा भी लगता है। तो ऐसा कुछ सुनाइए जो हमने आपने बचपन में लिखा था या शुरुआती दिनों में लिखे थे? बचपन में तो हमने कविताएं लिखी थी, जैसे कुछ बच्चे एक लिखते हैं अगर आपको उसी याद तरह हो तो? की। मुझे कुछ याद नहीं है और वो कविताएं कभी रखी भी नहीं, संजो के रखी भी नहीं, तो इसलिए वो कहाँ गुम हो गई ये भी हमें पता नहीं है। कुछ बादल पे थी, कुछ हाँ, वो तो याद थी, हाँ, प्रकृति से थोड़ा सा ज्यादा लगाव था, तितली पर थी, इस तरह की वो कविताएं थी। और दूसरा एक बात ये भी थी कि घर में ये माहौल था कि साइंस पढ़नी है, साइंस। और ये कविता वगैरह जो है लिखने से आपका दिमाग जो डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जमाना ऐसा था कि पहले से तय होती थी हमारी भूमिकाएं। बेटा हुआ तो उसे इंजीनियर बनाना है, बेटी हुई तो उसे डॉक्टर बनाना है। अच्छा। तो तो इसलिए आज की तरह मुझे स्वतंत्रता लगा नहीं नीचे से गाना है। कि जैसे, नहीं तो पहले से ही जैसे तय था, तो ये नहीं है ये कविता वगैरह, जबकि हम साहित्यकार परिवार की हूँ। जब लोग कहते हैं आपको तो अपने परिवार से बड़ा प्रेरणा मिली होगी, सही बात है, मेरी माँ ने मुझे बहुत प्रेरित किया, लेकिन बाद में जाकर
शुरुआत में तो वो सबको यही था कि भाई किसी मतलब साइंस पढ़नी है और डॉक्टर बनना है, ये बात थी। तो कम से कम आपको साहित्य में या इधर उधर ज्यादा ध्यान, लेकिन माँ ने बाद में समझ लिया कि हम भी थोड़ा सा अपनी जिद पर थे, क्योंकि हम जितना इंटर तक हमें याद है कि जब भी मुझे टाइम मिला, छुट्टी मिली, तो जितना बांग्ला साहित्य था, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, सबके अनुवाद मैंने सब पढ़ डाले थे, पूरा पढ़ डाला था। मम्मी की लाइब्रेरी में, मम्मी मेरी प्रिंसिपल थी, उनके स्कूल की लाइब्रेरी बड़ी रिच होती थी, गवर्नमेंट स्कूल की, उन्हीं की लाइब्रेरी में जा जाके सारी किताबें पढ़ डाली। तो इस तरह माँ हम देख रही थी मेरा रुझान भी, और माँ तो खुद ही साहित्य की थी, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की शिष्या मेरी माँ थी। वो डायरेक्टर एजुकेशन होकर रिटायर हुई, अब तो है नहीं, दिवंगत है। तो इसलिए ये है कि मैं सबसे ज्यादा जो मुझे प्रेरणा मिलती थी वो अपनी नानी से मिलती थी। जो मेरी नानी 16 वर्ष की थी जब वो बहू बन के आ गई थी, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहू थी, छोटी बहू। और वो मैंने ऐसा मतलब श्रद्धा किसी ससुर के प्रति, किसी बहू की ऐसी श्रद्धा मैंने देखी नहीं जैसी मैंने उनकी देखी। और मैंने बचपन से कहानियों की तरह ही आचार्य शुक्ल को सुना था। उनके सारा जीवन जो है, वो जब भी कुछ सुनाती तो कहा वो आचार्य शुक्ल की बातें किया करती। तो मैंने तो उनको बिल्कुल अपनी बचपन से आत्मसात कर किया जैसे, और शुक्ल जी का जीवन ही मेरी प्रेरणा रहा। और मैं उसी घर में ही पली बड़ी हूँ जिसमें आचार्य शुक्ल रहते थे। तो ये आपने आचार्य शुक्ल जी को देखा है कभी? नहीं, ऐसा है कि मेरी माँ 12 वर्ष की थी जब वो दिवंगत हो गए थे। वो 56 वर्ष की ही आयु में उनका देहांत हो गया। तो मेरा तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन मैंने सुना उनको। फिर बाद में मैंने जीवनी लिखी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी मैंने और मेरी माँ का संयुक्त काम है, प्रकाशन विभाग से छपी है वो। तो और उनका जीवन मेरे लिए बहुत, आज भी वो उसी तरह मेरे लिए प्रेरणा बने हुए हैं। और ये बराबर तथ्य कहाँ काम से मिला करती था रही उस समय शुक्ल आपको जी। जब आपने जीवनी लिखी? मतलब आपने कैसे संजोए एक-एक बातें वो आचार्य शुक्ल के जीवन के? मैंने बताया ना, बहुत बहुत से संस्मरण तो शुक्ल जी की, जो हमारी आपकी अम्मा, नानी? हम अम्मा कहते थे उनको। और वो बहुत मतलब बहुत मानती थी, बहुत मैं उनसे बहुत ज्यादा जुड़ी रही। तो लेकिन उसके बाद भी उनके बहुत से शिष्यों ने भी मेरी बड़ी मदद की, खासतौर से शिवमंगल सिंह सुमन ने। सुमन जी के पास मैं उज्जैन गई थी फिल्म बनाने के संदर्भ में। और जब मैं फिल्म बना रही थी उसके पहले से ही मेरे दिमाग में ये था कि मैं जीवनी लिखूंगी शुक्ल जी की। और जीवनी पर ही मैं काम कर रही थी। तब तक दूरदर्शन में मेरी रिकॉर्डिंग थी आकाशवाणी में, और दूरदर्शन की एक डायरेक्टर थी उस समय, ग्रेट मास्टर्स प्रोग्राम चल रहा था, तमाम बिस्मिल्लाह खां और बड़े बड़े लोगों पर फिल्में बन आ रही थी। तो जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने कहा आप जीवनी लिख लीजिएगा, जीवनी के लिए जल्दी नहीं है, लेकिन ये फिल्म आप बनाइए। उन्होंने ही मुझसे कहा। तो मैंने कहा कि मैंने तो कभी फिल्म बनाई ही नहीं है, मैं तो लेखिका हूँ और लेखन कार्य करती हूँ। तो कहते हैं आप ही कर सकती हैं, आप ही फिल्म बना सकती हैं, मैं आपको सहयोग करूंगा। फिर दूरदर्शन की पूरी टीम उन्होंने मुझे दी, और वो कमीशन प्रोग्राम था, किस तरह प्रोजेक्ट वगैरह बनेगा, मतलब सारा गाइडेंस उन्होंने बोले। वो मराठी थे बहुत। फिर उन्होंने ही हम मुझे अश्विनी जी से मिलवाया। अश्विनी जी अब नहीं रहे, जिन्होंने मेरी फिल्म का निर्देशन, बहुत उन्होंने सहयोग भी किया। तो इस तरह से वो, जैसे मेरे हाथ से काम होना था, अब मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद फिर मुझे एक ऐसा रास्ता मिला कि फिर मैंने बहुत सी फिल्में बनाई उसके बाद। हाँ, मैं कह रही थी कि शुक्ल जी की कोई जीवनी क्या पहले उपलब्ध थी जो आपने जब आपने फ़िल्म बनाई, या मुझे उसी सारे
सारे जो तथ्य हैं, सारे जो घटनाएँ हैं, संस्मरण है, आपने उसी समय संजोए? नहीं, नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर पहली जीवनी उनके भतीजे ने लिखी थी, चंद्रशेखर शुक्ल जी ने। और अच्छा। हाँ, तो आधार तो वही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सी चीजें उसमें छूट गई हैं, उस जीवनी में। और तो छूटी हुई और चीज़ों को आपने कैसे संजोया? जब मैंने लोगों से मिले, उनके हमारा ही घर है ना, परिवार, सब लोग जी। अलग-अलग बातें सबसे कलेक्ट की, तो पता हाँ, चला कि नहीं, बहुत सी चीजें उसमें नहीं दी गई हैं। और कुछ इसलिए भी नहीं दी जाती थी, वो जमाना ऐसा था कि बहुत सी चीजें छुपाई जाती थी। भाई अच्छा। परिवार का कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे क्यों बाहर करना। हाँ। तो मुझे लगा कि नहीं, जो चीजें छूटी हैं वो बहुत जरूरी है। हुँ, हुँ। और ऐसे इस कोई पर चीज़। जब मैंने अपनी माँ से जब बात किया, तो मेरी माँ तो, हम दोनों ही संस्थान है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान, माँ वहाँ की मंत्री थी। नया हुँ, हुँ, मानदंड पत्रिका हम दोनों मिलकर निकाल रहे थे, हम दोनों संपादन कर रहे थे। हुँ, तो माँ ने भी ये बात कही। हमने कहा, लेकिन माँ को मैंने कहा, प्रकाशन विभाग ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया था, हुँ, हुँ, लेकिन मैंने उसमें माँ को जोड़ा। मैंने कहा हुँ। माँ के बिना ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा। माँ 12 वर्ष तक शुक्ल जी के साथ रही। दूसरे वो साहित्य की अध्येता, वो बीएचयू के सेकंड टॉपर हैं हमारी माँ, थी मतलब। और साहित्य की, हिंदी साहित्य की विद्वान। तो मैंने कहा उनका रहना मेरे साथ जरूरी है। मैंने उनको बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ जोड़ा, और उन्होंने भी मेरी बात का समर्थन किया कि नहीं, ये होना चाहिए, सारी बातें जो छुपाई गई हैं वो भी सब आना चाहिए इसमें। तो वो इसलिए भी, और बहुत से संस्मरण ऐसे थे कि उनको, चंद्रशेखर शुक्ल की भी बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। हुँ, हुँ। जब वो जीवनी पूरी भी नहीं कर पाए थे, वो अंतिम अध्याय लिख ही रहे थे कि उनका देहांत हो गया था। तो इसलिए भी बहुत सी चीजें छूट गई थी। तो वो सारा कुछ समेट के, और ये प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है, 2 संस्करण आ चुके हैं उस जीवनी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम है उस जीवनी का। ये हाँ, तो आपसे जरूर। अब जब हम बातें कर रहे हैं, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उन्हें लगेगा कि आपने शुरू से ही शायद आप साहित्य की पढ़ाई की हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप साइंस की स्टूडेंट रही हैं। तो अब साइंस से लेकर के अभी साहित्य, क्या आपको हमेशा से लगता था फिलहाल साइंस की पढ़ाई कर लेते हैं, आगे चल कर के तो हमें जो बनना है हम वही बनेंगे? या फिर उस समय आपको अब आपकी मनस्थिति कैसी रही जब आप साइंस की पढ़ाई कर रहे थे 10वीं के बाद? ऐसा है कि जब मैं पढ़ाई, आप जानती हैं, ये मैं आईआईटी की स्टूडेंट हूँ, और आईआईटी की पढ़ाई कितनी कठिन होती है तो आपको पता ही है। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मेरा था सब्जेक्ट। तो उसमें टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता था 1 मिनट भी कि मैं कुछ और इधर-उधर कर पाऊँ। पढ़ने, किताबें भी पढ़ने का नहीं टाइम। लेकिन उस दौरान मैं कुछ कविताएँ ज़रूर लिखती रही, क्योंकि हुँ, कविता कम से कम अपने मनोभाव, और वो बाद में मेरा जो पहला संग्रह आया, प्रेम खुदे हुए शब्द तो नहीं, तो हुँ। उसमें मेरी वो बहुत सी कविताएँ उसमें आई वो, जो मैंने उस दौरान लिखी हुई थी। और कुछ तो मैंने ही छाँट दी कि ये, जो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं देंगे। वो तो हर आदमी को अपना अपना आलोचक, खुद हर राइटर को बनना पड़ता है। जब भी आप संग्रह निकालेंगे तो बहुत कुछ छाँटना पड़ता है उसमें से। और तो आप जब आईआईटी की पढ़ाई कर रही थी, तभी आपकी पहली संग्रह का मतलब विमोचन हो गया था, एक तरह से नहीं, कह नहीं, सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, उस समय मैंने पढ़ाई करने के बाद मैंने पॉलिटेक्निक में लेक्चररशिप की है। 8 साल मैं लेक्चरर रही हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, उत्तरकाशी में, और द्वाराहाट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हुँ, 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 तो उसके बाद वहाँ मेरे हस्बैंड भी थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और मैं लेक्चरर थी। बाद में हुँ, वो दिल्ली आ गए, उनका हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हो गया। और मेरी बच्ची उस समय छोटी थी, हुँ, गोद हुँ। में। तो वो ज़माना आज की तरह नहीं था कि लोग प्रायोरिटी दें कि आपकी सर्विस जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय ये था, परिवार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और ये है कि दिल्ली और दूरी, वहाँ
दूरी। पहाड़, उत्तरकाशी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था। हम्म। फिर मैं छोड़ना नहीं चाहती थी नौकरी, बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा लगता था मुझे अध्यापन, फिर भी मुझे छोड़ना पड़ा। और मैं जब दिल्ली आई तो उसके बाद फिर मैंने एक अपने लिए, जैसे एक सांस लेने के लिए होता है ना, उस तरह मैंने मीडिया में, और क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे, दूसरा बेटा भी हो गया था तो छोटे थे, मैं उतना समय नहीं निकाल पाती थी। फिर भी कुछ लोग थे जो मुझे बहुत उत्साहित करते थे, भाई आकाशवाणी में आपकी कहानी रिकॉर्डिंग है, फला हम्म। तारीख को है। अब मेरे पास कोई कहानी है ही नहीं, जल्दी जल्दी रात में बैठ के मैं कहानी लिखती थी कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। तो इस तरह से मेरी यात्रा चली। हंस में मेरी कहानियां छपी, तो राजेंद्र यादव को मेरी गंगा पुजैया, आधा कोस बड़ी पसंद आई थी, दोनों के वो प्रशंसक थे, खासतौर से गंगा पुजैया के बड़े प्रशंसक थे। तो मुझे एक उत्साह भी मिला लोगों का, और ऐसे ऐसे राइटर्स के संपर्क में मैं आई उस समय। तो उसके बाद एक बन गया, वहाँ गंगानाथ चतुर्वेदी थे, वो श्री नारायण चतुर्वेदी के भतीजे थे, वो डायरेक्टर थे उस समय, उन्होंने भी बहुत उत्साहवर्धन किया। उन्होंने ही फिर शुरू किया कि तुम्हें साक्षात्कार लेना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे बहुत डिस्कशंस करती थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि तुम तो बहुत अच्छा इंटरव्यू कर सकती हो। अच्छा। तो मैंने कहा कि चाचा जी, मैंने कभी इंटरव्यू, तो आप मुझे क्या कहा कह रहे थे? कहते नहीं, कुछ नहीं, तुम फला तारीख को आ जाना और तुम्हें भीष्म साहनी का इंटरव्यू करना है, तैयारी के साथ आ जाओ। हम्म। तो इस तरह फिर मैंने भीष्म साहनी को पूरा पढ़ डाला, भाई इंटरव्यू करना है उनका, तो पूरा पढ़ा बैठ के उनको। फिर एक बन गया बहुत लोगों का, फिर तो करने लगे तो बराबर करते ही रहे। कभी विदेश, जो उनका सेक्शन था विदेश विभाग, वहां से आ जाता था दिल्ली से, दिल्ली का आकाशवाणी। फिर आकाशवाणी गेट नंबर 2 मेरी कहानी बड़ी चर्चित हुई। मैंने जब दूरदर्शन खोला है तो मेरे सामने ही दूरदर्शन बना था दिल्ली का, मैंने कहानी लिखी थी आकाशवाणी गेट नंबर 2। उसमें जी। इस संबंध, मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन, एक बुजुर्ग है उसको जब वहां भेजा जाता है तो उसकी क्या मन स्थिति होती है। तो उसमें मतलब वो कहानी लोगों को बड़ी पसंद आई, क्योंकि वो पहला पहला दूरदर्शन बना था और उसी विषय पर। तो इस तरह के विषय जो मेरे सामने से गुजर रहे थे, उन हम्म। सबको मैंने बनाया। जैसे अभी ये है लिव इन रिलेशनशिप। लिव जी। इन रिलेशनशिप पे मेरी कहानी सबसे पहली आई, जो मैंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, इस घर उस घर। हाँ। क्योंकि शुरुआत में दिल्ली एक तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तमाम तरह के लोग वहां, तो कुछ उस समय। भी जहाँ शुरुआत होती है वहां पर दिखाई देता था। कई मैंने देखा लिव इन रिलेशनशिप में औरतें रह रही, लड़कियां रह रही, लेकिन उनको क्या क्या उसमें समस्याएं हैं उनके साथ। तो इस तरह से अभी हाल में जो हमारी समलैंगिकता पर इसी होपू बाजार उदास लड़की में कहानी है मेरी, हमें यहाँ से देखो, समलैंगिकता पर कहानी है। तो मैंने उसमें भी यही उठाया कि आप, कि जिस तरह से ये भी एक मानसिक जो बनावट होती है, आप इन्हें एक आम आदमियों से नहीं जोड़ सकते। आप उस प्लेटफॉर्म में जाके उसको समझिए, वो अच्छा है या बुरा है, एकाएक एक निष्कर्ष मत निकाल लीजिए। तो इस तरह से मैंने जो देखा है मैंने वही लिखा है। ऐसा नहीं है कि सब वायवी है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने मेरी कविताओं में भी देखा कि ये जो यथार्थ है, जो मुझसे होकर गुजरा है, या परकाया प्रवेश होता है लेखन, तो उस तरह से मैंने चीजों को लिखा है। एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है, वो है कि जब आप साइंस की पढ़ाई कर रही थी या बाद में जब आपने आकाशवाणी के साथ काम किया, आपको क्या कभी लगा कि मेरी जो विरासत है, मैं खास करके आचार्य शुक्ल जी की बात कर रही हूँ, आपने अभी-अभी कहा कि नानी जी के साथ आपने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। तो उसी के कारण आपको साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब आपको बस एक लेक्चरर या एक साइंस की पीएचडी बनकर नहीं रह जाना चाहिए। ऐसा क्या कभी आपको लगा
कि ये स्वतः ही आपके अंदर एक प्रेरणा थी कि आप आगे बढ़ाएँ हाँ, अपनी सा मैं बराबर लिखती रही, चाहे मैं पॉलिटेक्निक में लेक्चरर थी, उस समय भी मैं लिख रही थी, उस समय मैं कहानियां भी लिख रही थी। वो कहानियां मेरी बाद में प्रकाशित हुई, आकाशवाणी से भी मैंने पढ़ा था, बाद में वो मेरे संग्रह में भी है। लिखना तो मैंने कभी बंद नहीं किया, बस समय है कि समय का अभाव नहीं होता, बहुत ज्यादा अभाव था जिस समय, तो उस समय मैं पढ़ रही थी। हुँ, तो वहां पर उत्तरकाशी में एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी, योग निकेतन में। जी। तो वहाँ एक सुविधा थी कि मैंने बहुत आध्यात्मिक जितनी किताबें थी, बहुत वहाँ पर समृद्ध पुस्तकालय था। तो वो भी मैंने जितना जो हमारे देश का योग वाशिष्ठ वगैरह है, जिनके बारे में मेरा बड़ा मन भी था, ऋग्वेद, यजुर्वेद की मैं पढ़ूँ, तो मैंने कहा ये अब कभी ऐसी मतलब ऐसा पुस्तकालय मुझे कहाँ मिलेगा? तो मैंने उसको वहाँ भी उसको पढ़ा। और उसने मुझे बहुत समृद्ध भी किया, मैं मुझे लेखन में भी हर तरह से मैंने देखा, और शायद तब मैंने रामकृष्ण परमहंस को और भी ज्यादा समझा। पहले जीवनी तो मैं बहुत पहले ही पढ़ चुकी थी, लेकिन जब मैंने अपना ये वेदों को पढ़ा, योग वाशिष्ठ पढ़ा, तब मुझे समझ में आया, और रामकृष्ण भी समझ में आए, और खास और सूफीज्म भी समझ में आया, क्योंकि सूफीज्म भी मुझे प्रभावित करता है। बुल्ले शाह वगैरह जो हैं, इनके जो कलाम वो भी मैं मुझे तो तो कहीं न कहीं आपको एक शुक्ल जी एक जगह जी। शुक्ल जी के लेखनी ने आपको तो प्रभावित किया ही होगा। इसके अलावा और किन लेखकों के लेखनियों से मैं लेखनी की ही बात कर रही हूँ। जी, जी, फ़लसफ़े तो कई होते हैं, अभी उनको एक साथ समेट के बोलना शायद कठिन हो। लेकिन आपकी लेखनी में और कौन से लेखकों का प्रभाव रहा, आपको लगता है? देखिए वो तो मेरी लेखनी में तो किसी का प्रभाव, लेकिन हाँ, मुझे जिन जो पसंद है, और हो सकता है जब आदमी को कहीं पसंद होता है तो कहीं न कहीं उससे प्रेरित होता है। जी, मुझे कहानियों में अगर सबसे कहानी के लिए कहा जाए तो चेखव, चेखव मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा। और चेखव का पूरा साहित्य मैंने पढ़ा है, नाटक से लेकर कहानी तक, मतलब पूरा तो यही कह सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा है, ज्यादातर हुँ, पढ़ा है। और कहानियों में मतलब विदेश में तो, यहाँ अपने हिंदुस्तान की बात करें तो प्रेमचंद तो है ही। हुँ, प्रेमचंद अच्छा। को तो बिल्कुल माइल, वो तो माइल स्टोन की तरह है प्रेमचंद। लेकिन आप कभी पढ़िएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय। शुक्ल जी आलोचना में ही नहीं थे, हिंदी साहित्य का इतिहास ही नहीं है, उनके मधुस्रोत की कविताएं, और 11 वर्ष का समय का तो अभी हम लोगों ने इसी 4 अक्टूबर उनकी जयंती पर मंचन किया, यहाँ अपने संस्थान में मंचन हुआ था हमारे आपसे बात 11 भी हो वर्ष। रही है इस बारे में। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे लेखक हैं, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो। और प्रेमचंद मुझे जाहिर है कि प्रेमचंद मुझे प्रभावित करते हैं। लेकिन रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियां भी मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। आपने रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वाल्मीकि बंगला कहानियां, साहित्य पढ़ा है आपने कहा अभी। बंगला अभी तो नहीं, आप ओरिजिनल बंगला भी पढ़ी मतलब आप बंगला पढ़ लेती हैं? नहीं बांग्ला तो नहीं मुझे आता है, लेकिन समझ लेती हूँ, बोलते हैं लोग थोड़ा, लेकिन लिखना नहीं, पढ़ना नहीं आता। अनुवाद मैंने पढ़े हैं, लेकिन अच्छे अनुवाद पढ़े हैं। और मुझे मैंने पूरा मेरा आर्टिकल है उनकी, मेरी एक निबंध की किताब है, निबंध और आलेख की पाठ समानांतर, हुँ, जिसमें रवीन्द्रनाथ की कहानियों पर पूरा आलेख है मेरा। मैंने उनकी कहानियों पर ही लिखा है उसको। जी। शरद आप चंद्र मुझे बहुत प्रिय हैं। शरद चंद्र के स्त्री पात्र जो हैं, और कभी तो आपको तो पता है कि देवदास ने पूरी की पूरी पीढ़ी का वही बदल दिया था, ट्रेंड ही बदल दिया था। तो हम सभी उस जमाने में शरद चंद्र को पढ़ रहे थे, और सभी के प्रिय थे, हम सभी लड़कियों के प्रिय थे शरद चंद्र। जी, उस समय सभी शरतचंद्र और प्रेमचंद इन दोनों के बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है।
और बहुत लोग चर्चा। इन दोनों के लेखनियों को अब देखिए, हम तुलनात्मक। लोग साइंस के स्टूडेंट थे, फिर भी हमारे साथ के जो समकालीन थे स्टूडेंट, सब आपस में बैठ के बातें करते थे, साहित्य पर अच्छी चर्चा होती थी उस जमाने में। आज वो बात नहीं रह गई है। उस समय शायद कहीं करते होंगे, इसीलिए इतने सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। और ये एक प्रश्न भी आया है, इस प्रश्न को हम थोड़ी देर बाद लेंगे। फिलहाल मैं जो मतलब मैं मचल रही हूँ ये प्रश्न पूछने के लिए कि जो आप विदेश यात्रा इतना करती हैं, न जाने कौन-कौन से देशों में आपने ट्रैवल किया है और वहाँ से आप क्या लेकर के आती हैं, जो आपके लेखनी में मतलब अपना झलक दिखाए? क्या विदेशों उसकी समाज व्यवस्था के ऊपर आप कहानियों में उसको वो करती है? क्योंकि समाज व्यवस्था तो अलग होती है हर जगह की। तो आप क्या जो चीज़ है जिस चीज़ को आप देखती हैं? देखिए, मैं जो भी गई वो बुलावे पे ही गई थी। साहित्यिक जी, यात्राएं मेरी थी। हाँ। सेमिनार है, पेपर प्रेजेंटेशन है या अवार्ड है। मेरी कई किताबों को बाहर अवार्ड मिले, हमको मुझे खुद अवार्ड के लिए बुलाया गया। मेरा जाना हुआ विदेशों में। लेकिन जो आपने कहा आप क्या लेके आई, तो मैं लेके आई प्रेम। वो इतना वहां पर लोगों का प्रेम है वहां पर। और खास तौर से जब हम लोग मिलते हैं आपस में, तो हुँ, और वहाँ जो मित्र बने हमारे, तो वो बराबर, चाहे हम उस देश में दोबारा नहीं जाएंगे, फिर भी वो मित्रता तो हम लोगों की हमेशा रहती है, मित्रता। जी, जी। और वहाँ विदेशों की पृष्ठभूमि पे जहाँ तक कहानी है, तो मैंने बहुत सी कहानियां नहीं लिखी हैं। कुछ कहानियां मेरे है जो विदेश, जहाँ विदेश भी है वहां अपना देश भी है, कि यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा है, फिर वहां पर किन परिस्थितियों में है, इस तरह से मैंने उसको लिया है उन कहानियों को। हाँ, मैं जब गई थी बैंकॉक, हुँ, हुँ। बैंकॉक में असल में मैं बीएचयू में जब पढ़ती थी, तो बहुत मेरी क्लासमेट, जो मेरी समझिए कि अभिन्न मित्र जो है, वो भी थाई है। हुँ, तो अब वो बराबर, अभी हम लोग की मित्रता भी 50 साल से ऊपर की हो गई है, बराबर वो आना जाना है ही है। तो वो मेरे पास आती है, मैं उसके पास जाती हूँ। तो वहां पर उन लोगों की बड़ी शिकायत थी, क्योंकि वहां एक से एक काम करने वाली लड़कियां हैं, मेहनती लड़कियां हैं, नौकरी पेशा लड़कियां हैं, लेकिन उनको ये बहुत था कि हम लड़कियों को यहाँ पर ये खाली एक सेक्स सिंबल की तरह जो देखा जा रहा है बैंकॉक में लड़कियों को, तो हुँ, इसको लेके बहुत आक्रोश था। मेरी जितनी जूनियर या मेरी सीनियर थी या मेरी सहपाठी ने, सबने सबने मिलके एक ग्रुप बना के मुझे लेके कई जगह वो घुमाने गई। अयोध्या वहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है, वहाँ मोन्यूमेंट्स है वहाँ के। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम इस पर, हम जो ये हम लोगों का पक्ष है, इस पर जरूर कुछ लिखना। तो फिर मैंने यहाँ के मतलब एक पूरा इंटरव्यू किसी और व्यक्ति ने, यहाँ पर यही बनारस के साहित्यकार हैं, उन्होंने लिया था हमारा। और मैंने ये सारे प्रश्न जो मेरे दिमाग में थे, इस तरह से मैंने उनको प्रोजेक्ट किया। मेरी कविता है बैंकॉक को लेके, और इन मुद्दों को लेके मेरी कविताएं हैं। तो कविताओं में ये बातें आई हैं प्रोजेक्ट में। लोगों के ऊपर लिखती हैं आप? या जी, मतलब आपको ज़्यादा प्रभावित करता है आपकी? मतलब जी, हर जगह हम जाते हैं, आपने अभी-अभी कहा कि हम जी, हर देश में अपना देश है। तो भारतीय मूल के या भारतीय जो वहाँ पर रहते हैं, तो उनकी तो एक जीवनचर्या एक अलग ढंग की होती होगी। वहाँ पे रहने वाले लोगों से अलग और यहाँ के भारतीयों से भी अलग। क्या ये चीज़ आपको रोचक लगती है? देखिए, मैं मॉरिशस में गई थी। जी। मॉरिशस में बड़ा मार्मिक है वहाँ का। वहाँ जब हम लोग जाते थे, अभिमन्यु अनंत जी के घर गए, उस समय वो जीवित थे, अभिमन्यु अनंत जी। मैं थी, मेरे साथ डॉक्टर कमल कुमार, जो हमारी दीदी की तरह है, वो राइटर। हम लोग थे, पूरा ग्रुप था, राइटर्स का ही ग्रुप था। तो वहाँ मैंने देखा कि
हम लोगों से ज्यादा भारतीय हैं वो लोग। अब हम लोगों के ग्रुप में कोई, आप सोच भी नहीं सकते कि अब हम लोगों के यहाँ कहाँ, मतलब बहुत किसी ओकेजन पे हम लोग लाल सिंदूर लगा लेंगे ऐसे, और वो सब पीला सिंदूर लगाए हुई थी वहां, सारे की सारी उनकी पत्नी और सब लोग, उनको बड़ी हैरानी हो रही थी कि हम लोग ने सिंदूर ही नहीं लगाया है। तो कमल दीदी, जो हमारी कमल दीदी ने कहा कि आप जो हिंदुस्तान छोड़ के आए थे, अब उस हिंदुस्तान से आज का हिंदुस्तान बहुत आगे निकल गया है, और आप सोच रहे हैं, बस इस बात को लेके, मतलब उन्होंने, लोगों ने जब ये पूछा गया कि आप लोग तो बिल्कुल मतलब कहते हमारे जो सिंबल्स हैं वो सब अलग हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हम अपने को विवाहित सिद्ध करने के लिए हम सिंदूर लगाएं। लगाए हैं, तो मतलब दिखाई ही देवे। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न आया है यहाँ पर, डॉक्टर अवधेश कुमार अवध जी ने लिखा दिया है, ये प्रश्न है, हम इसको लेते हैं। वे कहती हैं, दीदी प्रणाम, आपके पास अनुभव की एक विशाल थाती है, आपके देखते देखते बनारस कहाँ से चलकर कहाँ आ पहुंचा है, आपकी नजर में कल का बनारस कैसा होगा? मेरी कविताओं में है ये बात। अच्छा। आप ये संग्रह शब्द बहुरूपीय हो गए पढ़िए, तो इसमें है कोरोना के समय क्या हुआ था बनारस, और बनारस पहले कैसा था और अब बनारस कैसा है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 2 पंक्तियां हो जाए उस पर। हमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा समय, इसमें है वो, सूची में तो है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, मेरा मेरा अपना जो ख्याल है, मेरी एक हाँ। कविता है जो प्रसिद्ध कविता है, मीर घाट से देखिए बनारस। हम्म। मीर घाट से देखिए बनारस को, बनारस में गंगा जमुनी तहजीब थी। और नजीर बनारसी का आप नाम जानती होंगी, जिन्होंने बनारस पर बहुत सी कविताएं, उनका पूरा एक संग्रह बनारस पर ही था। तो यहाँ पर जो गंगा जमुनी तहजीब थी, हम लोग आपस में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल था बनारस। और मीर घाट जो है, मीर रुस्तम अली के नाम पर वो मीर घाट बना था। आज वो नाम बदल चुका है, हम्म। मीर घाट जो है उसका कुछ और नाम हो गया है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो कल का बनारस जो है वो शायद इसी तरह और भी बहुत से नाम बदल दिए जाएंगे, और पता नहीं बनारस की जो पहचान, मूल पहचान है वो रहेगी या नहीं। तो अब इससे मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, जो कुछ भी हो रहा है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि लोगों की प्रेम सद्भावना बनी रहे, और हमारा जो बनारसीपन है, जो मूल बनारसीपन है, वो न खोए। क्योंकि अगर वो खो गया तो बनारस में कुछ बचेगा नहीं। बनारस की आत्मा तो यहाँ का बनारसीपन ही है ना। स्टे हाँ, आप कह रही थी बनारस बाज, और एक बनारसीपन, और सबसे खास और मिट्टी से जुड़ी हुई जो चीज बनारस की मुझे बहुत खास अच्छी लगती है, कुछ दिनों पहले ही हम होकर आए हैं वहां पर, वो है भाषा। और एक दूसरे से जैसे बात करते हैं, लगता है कि एक दिल का टुकड़ा दे दिया हो दूसरे को। हाँ, तो वही आप वही उस मैंने वक्त, कहा, वही बनारसीपन है हमारे। जैसे संगीत, आपने संकट मोचन संगीत समारोह का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, अब तो पूरे विश्व में उसका नाम है। जी। तो मेरी कविता इसी में है, संगीत की एक पाठशाला। वो क्योंकि वहां पर केवल ये नहीं है कि एक प्रोग्राम हो रहा है, वहां हम्म। पर ये पूरा का पूरा एक तरह से है कि जो कलाकार है वो तो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सुनना भी एक कला है। और अगर सुनना कला है तो ये आपको बनारस में आके ही पता चलेगा कि बनारस में लोग रात रात भर एक ही जगह बैठे रहेंगे, और इसीलिए यहाँ पर जो भी कलाकार आते हैं वो फिर बार बार यहाँ आना चाहते हैं।
चाहे पंडित जसराज यहाँ पर थे, हमारे राजन मिश्र तो यहीं के थे, अब नहीं है, राजन साजन, मतलब जो भी यहाँ पर आया, तो सितारा देवी यहाँ बार बार आती ही रहती थी। सितारा देवी का तो मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपने कहा ना, एक शब्द है यहाँ का, अड़ी। हाँ। अड़ी होती है, जैसे चौराहों पर लोग चाय की दुकान पर बैठ के, और आपको पूरे विश्व की चर्चा वहां पर होती है। तो अड़ियां भी यहाँ का ही शब्द है, वो अड़ी। इस तरह से बनारसीपन, वही हमने कहा कि यहाँ का जो सांप्रदायिक सौहार्द जो है, जो गंगा जमुनी संस्कृति, ये भी बनारसीपन ही है। वो बना रहना चाहिए, यहाँ की आत्मा है वो। आप की मतलब आपने कुछ ऐसी रचना जो जो इस उसी भाषा में हो, मतलब पूरा का पूरा? काशिका कहते हैं, बनारसी बोली को काशिका कहते हैं। लेकिन काशिका में मैंने रचना तो नहीं की है, मेरी कहानियों में बहुत है, कविताओं में चार लोग तो बात। हाँ, लेकिन कहानियों में तो जैसे चंदुआ सट्टी, चंदुआ सट्टी यही मोहल्ला है हमारे घर के पास ही, यहाँ पर जहाँ पर सब्जी बाजार बाजार लगता है, उसमें सारा का सारा अब जो डायलेक्ट, जो भाषा है, वो करीब करीब बनारसी है, जो आपस में बोल रहे हैं। तो हमने ने संवाद वही रखे हैं, संवाद नहीं बदले हैं, क्योंकि अच्छा। संवाद में तो उसका की आत्मा होती है ना, कहानी की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलते-चलते अभी कुछ 2-2 रोचक सवाल आए हैं, वो हम लेंगे अभी। और आप ये जो संस्थान है जिससे आप जुड़ी हुई हैं, जी आचार्य जी रामचंद्र शुक्ल शोध संस्थान, इसकी जी। स्थापना जब हुई, तब मन किस भावना से इसकी स्थापना हुई होगी उस समय? और आप इसको आगे क्या रूप देना चाहते हैं? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1972 में, जी। और वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कनिष्ठ पुत्र गोकुल चंद्र शुक्ल ने इसकी स्थापना की थी। तो अपनी जो भी पूंजी थी उसको उन्होंने संस्थान को दान किया, और उसी से उसकी स्थापना हुई थी। फिर बाद में सरकार ने 20 लाख रुपए दिए, जिससे उसकी बिल्डिंग का निर्माण हुआ। और मेरे पिताजी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे, अवकाश, हाँ, ये न्यायाधीश थे वो, अवकाश प्राप्त उस समय। और उन्होंने फिर उसके बाद अपना जीवन पूरा का पूरा उसके निर्माण में लगाया, और वो भी मंत्री रहे। और माँ जो है वो पूरा साहित्यिक कार्य करती रही उसका, मैं उनको उस समय दिल्ली से सहयोग करती थी। मैं भी संपादन, नया मानदंड पत्रिका 22 वर्ष निकाली, तो उसका संपादन मैं उनके साथ कर रही थी, लेकिन दिल्ली से सहयोग कर रही थी। और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि संस्थान जो है वो थोड़ा सा विवाद में चला गया, मुकदमे में चला गया। अच्छा। तो 9 वर्ष तो वो मुकदमा चला। हमारे संस्थान की बड़ी गतिविधियां थी उस समय, जब मुकदमे के पहले आलोचना का पहला पुरस्कार हम ही लोगों ने शुरू किया था, गोकुल चंद्र शुक्ल पुरस्कार, जो डॉक्टर रामविलास शर्मा से लेकर नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, शिव कुमार मिश्र, मतलब सभी जितने आलोचक हैं सभी को मिला वो। और बाद में विधा पर जो उनकी कनिष्ठ पुत्र वधू थी, चंद्रावती शुक्ल, उनके निधन के बाद चंद्रावती शुक्ल पुरस्कार शुरू किया, जो चंद्रकांता जी को मिला था, वो कथा साहित्य पर। जी। लेकिन उसके बाद मैंने बताया कि वो मुकदमे में चला गया संस्थान, और वो 9 वर्ष प्रॉपर्टी पर। पैरेलल कमेटी बना के वो मुकदमा चलता रहा। कुछ लोगों ने मतलब विवाद, कोई, देखिए बहुत लोगों के लिए तो वो प्रॉपर्टी है, बहुत, जिसके साहित्य से जिसका बहुत नहीं, तो उसके लिए तो प्रॉपर्टी है ना, एक तरह से। खोखला सामान ही है। हाँ, तो चलिए फिर यहाँ तो कुछ। फिर जीते, तो अब फिर से शुरू किया, जब हम लोग ताला खुला और हम लोग मतलब उस मुकदमे का पहला चरण हम लोग जीत गए, हाँ, हाँ। तब उसके बाद बराबर उसकी गतिविधियां चल रही हैं वहाँ, कुछ न कुछ। मेरे भाई जो हैं नाटक में बड़ी रुचि रखते हैं, कई किताबें हैं वो
डीन थे, वो प्रोफेसर डीन यहाँ बीएचयू के, मंजीत चतुर्वेदी। उनकी किताबें हैं, वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं। महामना उन्हीं का नाटक था। तो अभी मैंने बताया कि 11 वर्ष का समय जो है उसका निर्देशन और आलेख सब उन भाई ने किया। सब इस तरह बराबर साहित्यिक गतिविधियां वहां चलती रहती हैं। अभी 21वीं सदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिरीश्वर मिश्र जी के संपादन में पुस्तक आई है। कर रहे हैं हम लोग वहाँ अपना सामर्थ्य भर, क्योंकि हमें कोई सहायता नहीं है, मतलब कोई सरकार की ओर से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है। अपने उस पर हम लोग। जी, ये 2 सवाल एक नीता शर्मा जी का है और एक डारिफिया लिंगडो जी का है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये दोनों सवाल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज के डिजिटल युग में, एआई के ज़माने में कहीं-कहीं किसी-किसी को लगता है कि जैसे रचनात्मकता नदारद हो गई है, उसका संदर्भ थोड़ा खो-सा जा रहा है। तो यही नीता शर्मा जी का कहना है एक तरफ कि आज सब छपना चाहते हैं, पाठक कोई नहीं बनना चाहता। यही आज की विडंबना है जिसके कारण साहित्य को बढ़ने में दिक्कत हो रहा है। पाठकों की कमी से भी उभरते हुए लेखकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है। वहीं डारिफिया जी कह रही हैं कि नई पीढ़ी के लेखकों को पाठकों तक पहुँचने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? और मेरी चिंता वहाँ है कि ये एआई है, जहाँ कुछ भी अनुवाद ऐसे ही हो जा रहा है, तो इस पर आपके क्या अनुभव है और आप आगे की नई पीढ़ी को आगे कैसे देखना चाहेंगी? ऐसा है कि फेसबुक पर तो आप सब लोग हैं और आप लोगों के मित्र भी होंगे, जैसे मेरे यहाँ विदेशी मित्र हैं। जी। तो जब मैं उनका ट्रांसलेशन, मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाती हूँ, तो मैं उसमें ट्रांसलेशन पे उसको क्लिक करती हूँ हुँ, उनकी हुँ। कविता पढ़ने के लिए। हुँ, जैसे कोरिया के एक मित्र हैं, तो जाहिर है मुझे कोरिया भाषा, कोरियन नहीं आती। जब क्लिक हाँ, करती हूँ हाँ। तो वो अनुवाद जो आता है ना, हुँ, मैं मतलब कुछ उसका न सिर है न पैर है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार मैंने ये बात उनको मतलब अपना इंग्लिश में लिख के भेजी कि भाई मैं, तो फिर उन्होंने कहीं से उसका अनुवाद करा के उस कविता का भेजा। और हाँ, मुझे हाँ। लगा कि बताइए ये कितना बड़ा अन्याय है किसी कवि के साथ, कि उसकी कविता जो है वो सामने मतलब रहते हुए भी, और आपको पूरी तरह बिगाड़ के सामने रखी जाए। तो अब ये ये मैंने एक उदाहरण दी। हाँ। तो आप अनुवाद और अनुवाद वर्सेस अनुवाद, तो जी। इसी से समझ लीजिए कि अनुवाद क्या होता है। अनुवाद तो सभी तरह से सब कुछ भी लिख दिया जाए, लेकिन अनुवाद वास्तव में अनुवाद क्या है? अनुवाद का पूरा पूरा कोर्स चल रहा है, आपको तो पता है ना कि यहाँ पर इग्नू में, और उसमें अनुवाद के उसमें एमए अनुवाद में मेरा एक पाठ भी शामिल है। मेरा भी पाठ उसमें शामिल है, मैंने एक पाठ लिखा है उसके लिए। तो इस तरह से अनुवाद इतना आसान नहीं है। और जो कुछ है, जो वास्तव में लिख रहा है, जो संप्रेषणीय है, तो वो समझ में सबको आता है, उसके पाठक हमेशा रहेंगे। ये कभी ये नहीं है कि एआई आ जाए या कुछ और भी आ जाए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका लेखन है, अगर लेखन में दम है, तो वो लेखन रहेगा और उसके पाठक भी आपको मिलते रहेंगे। नीता जी एक और प्रश्न पूछ रही हैं कि ये आज के साहित्य और साहित्यकारों में और पहले के आपके समय की तो मैं ये शब्द नहीं लूँगी, भी आपका समय उतना ही आपका ही समय। मुक्ता जी से प्रश्न है कि आज के साहित्य तथा साहित्यकारों में और
पहले के साहित्य और साहित्यकारों में आप क्या अंतर देखती हैं? देखिए, आज भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। आज एक खुलापन है लेखन में, ये भी बात है। जो बहुत कुछ ढक ढक के लिखा जा रहा था, लेकिन आज जो है बहुत खुलापन भी है, संप्रेषणीयता भी है, अच्छा लिखा जा रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है बहुत। और मैं तो बहुत आशावादी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि साहित्य का भविष्य बहुत सुरक्षित है और अच्छे अच्छे साहित्यकार आ रहे हैं। अब पिछली पीढ़ी में ये था, देखिए पहले उस समय जब शुरुआती दौर में कहा जाए, स्त्री विमर्श कोई ले लीजिए, तो महिला ये सोचती थी कि उसे मतलब अपनी पीड़ा वो लिख रही थी। लेकिन आज जो है वो किस तरह का समाज चाहती है, आज की रचनाकार जो है वो किस तरह का समाज चाहते हैं, उसे लिख रहे हैं। वो केवल निजी पीड़ा को नहीं उद्घाटित कर रहे हैं, उसके साथ साथ उस तरह का समाज जिसमें वो रहना चाहते हैं। तो दोनों में ये मूल अंतर हो जा रहा है। बहुत समय तक इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री लेखन एक ही जैसा लेखन हो रहा है, लेकिन आज ये नहीं कहा जा सकता कि एक जैसा लेखन हो रहा है। आज बहुत विविधताएं हैं उस लेखन। हाँ, ये है कि थोड़ा धैर्य की कमी जरूर है। आज बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाने का एक लोगों में, हाँ, वो धैर्य उतना नहीं है जितना पहले लोगों में धैर्य था। और धैर्य इसलिए भी था कि हमारे पास कोई फेसबुक जैसी चीज नहीं थी जो आपको इतना लाइक, इतने कमेंट एक ही साथ उपलब्ध करा दे। हम लोग हम लोगों को बड़ी आलोचनाएं भी सुननी पड़ती थी, डांट भी खानी पड़ती थी। तो अब यहाँ तो संभव ही नहीं है। अगर कोई ऐसा वैसा कमेंट करेगा, आप डिलीट कर देंगे तुरंत। तो ये सुविधाएं तो पहले नहीं थी। चलिए, लगता है कि आपसे बस बातें करते रहें और करते रहें। और प्रश्न भी बहुत अच्छे आ रहे हैं बार-बार, लेकिन अभी समय हो चला है। हमें इस बी विद अ बीकॉन सीरीज के इस कड़ी को अब संपन्न करना होगा। मुक्ता जी से बातें करके लगा ही नहीं कब समय बीत गया, और कितनी सारी और बातें करनी थी, लेकिन समय हो चला है। फिर कभी आपस में बैठकर एक चाय के प्याली के ऊपर फिर से बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए take leave from you. Thank you so much, Dr. Mukta. It had been wonderful talking to you. This is the series that we have for our magazine, Kajing Shai the Light, for which you have contributed. And we have Be with the Beacon. Maybe we meet face to face over here at Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center, which was sanctified by Swami Vivekananda himself. And नमस्कार। बहुत धन्यवाद अनन्या जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपके रूबरू मिलेंगे तो फिर तो बहुत ही, अभी से मैं कल्पना कर रही हूँ कि बहुत अच्छा और अच्छी बातें होंगी हम लोगों की। और आप बनारस आइए, हम बनारस आपको आमंत्रित कर रहे हैं। जरूर जरूर। अच्छा जी, नमस्कार, धन्यवाद।